तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि थिन फिल्म के थ्रू इंटरफेरेंस कैसे होता है, कैसे उसका पार्ट डिफरेंस निकालते हैं। अगर कोई रे बहुत नियरर टू नॉर्मल हो तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा नॉर्मल से दूर हो तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, ये सारी बातचीत हम लोग करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं, क्लियर है ना। तो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो हम लोग करने का क्या वाले हैं कि एक थिन फिल्म बनाएंगे, उस पर रे को इंसिडेंट कराएंगे। थोड़े रे डायग्राम थोड़ा लंबा सा बनाना पड़ता है, इसलिए हम पहले से उसको बना लिए हैं। हमारे साथ ही साथ देखना है, शुरुआत में देख करके इसको घबराना नहीं है भाई, ठीक है। चालू करते हैं। सबसे पहले एक थिन फिल्म ले लिए हैं, जिसका थिकनेस जो है वो ले लिए हम लोग टी। कुछ भी और भी थिकनेस ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो किताब है जगह जगह पे जो डेरिवेशन मिलता है वहाँ थिकनेस टी ही लेते हैं, तो हम लोग भी वही ले ले रहे हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले ले रहे हैं। एक रे आया, हर सरफेस पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन होगा। एक रे है एयर में ट्रेवल किया, मान लेते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा आई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर जाएगा। अपोजिट एंगल से अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। रे यहाँ स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्शन होगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी आर होगा। रिफ्रैक्शन होगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हटेगा, और ये वाला एंगल जो है वो आई के बराबर ही होगा जितना इंसिडेंट एंगल था। ये तो क्लास 10th में डेरिवेशन भी हुआ करता था, 12th वगैरह में भी ये डेरिवेशन है, बहुत बेसिक सा है। बहुत आराम से हम इस पॉइंट पर स्नेल्स लगा के ये बात प्रूव कर सकते हैं। कैसे? इस पॉइंट पर स्नेल्स लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। इस पॉइंट पर स्नेल्स लगाएंगे तो म्यू साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन, अगर हम इस एंगल को ई माने तो ई मान लेते हैं, साइन साइन कटेगा तो क्लियरली आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये वैसे ही कहानी है, ठीक। अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो अगर ये आर है तो ये वाला भी आर होगा, अपोजिट एंगल इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होगा रिफ्रैक्शन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये वाला आर है तो ये भी आर हो जाएगा। फिर वही स्नेल्स लॉ लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल हटेगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आई। ये आर है तो पक्के से ये आर होगा, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये वाला भी आई के बराबर ही होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी आर होगा। आगे फर्दर कार्यक्रम होगा, लेकिन हम लोग का काम हो चुका है। हम लोगों को मिल चुका है थिन फिल्म से पास होने वाली दो रेज, यही रे आगे जाकर इंटरफेयर करेगी, तो हम लोगों को इन्हीं दोनों रेज में आने वाला पार्ट डिफरेंस कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये पता लगाना है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कई बार हम लोग के टीचर्स में हम लोग ये लग रहा था कि ये सिलेबस में नहीं है, तो हम भी स्किप कर दिए, कई टीचर्स भी स्किप किए इस चीज को। लेकिन थिन फिल्म इंटरफेरेंस पे क्वेश्चन आ गया जेईई मेंस 2025 में, किस तरह का प्रश्न आया उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां जाकर के देख लेना कि किस तरह का प्रश्न आता है। बाकी फिलहाल हम लोग ये पार्ट डिफरेंस निकालना शुरुआत करते हैं। भाई अगर हम लोग ये मान ले कि हम लोगों का यहाँ से एक लाइट पास हो रहा है, यहाँ से स्लिट मान ले रहे हैं, स्लिट जैसा इसको मान ले रहे हैं S1 S2 ऐसे ना। अब चूंकि दोनों नॉर्मल से जो डॉटेड लाइन बना है वो सब नॉर्मल है ना, नॉर्मल से जो एंगल ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो बस इंसिडेंट रे को ही बता रहा है कि रे ऐसे गया होता अगर फिल्म नहीं रही होती तो, मतलब ये थिन फिल्म नहीं रहती तो। ये दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल है। अगर हम इस S2 से इस वाली रे पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो भाई इस पॉइंट के आगे तो दोनों सेम चले हैं। पाथ डिफरेंस क्या होता था भाई, पाथ डिफरेंस हमेशा ज्यादा में से कम वाले को माइनस करते हैं। तो डेल्टा एक्स अगर हम लोग बात करें, ध्यान दें पाथ डिफरेंस पर, तो भाई ये वाला जो रे है वो तो सीधा यहाँ से यहाँ तक गया, मान लेते हैं इस वाले पॉइंट को हम लोग कुछ ए, इस वाले पॉइंट को हम लोग फिलहाल बी मान ले रहे हैं ना। तो ये वाला रे कितना एक्स्ट्रा चला, ये तो ऐसे गया तब यहाँ से पास हुआ है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग कि भैया ये चला है S1B प्लस में BS2, और उसमें से माइनस करेंगे ये कितना चला है, ये चला है S1A, यही दोनों माइनस कर देंगे तो हम लोगों को पार्ट डिफरेंस निकल जाएगा भाई क्योंकि जब हम नॉर्मल ड्रॉ किए हैं तो यहाँ तो दोनों आगे सेम ही चला ना, तो डिफरेंस लेंगे तो ये वाला पोर्शन तो कट ही गया ना। तो हम लोग खाली देखें कि ये वाला जो रे है यहाँ जो पहुंचा है वो इतना चला है, यहाँ पहुंचा है, ये वाला यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए इतना चला है ना। ये जो S1B प्लस BS2 है वो तो चला है मीडियम में, और जो S1A है वो तो एयर में चला है, वैक्यूम में चला है, वैसे वाली बातचीत है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज हम लोगों को और पता रहना चाहिए कि एक फॉर्मूला होता है कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है डी ऑप्टिकल, वो बराबर होता है म्यू इंटू डी ज्योमेट्रिकल के। ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ में अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम से मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को ऑप्टिकल पाथ लेंथ मिल जाता है। ये अपने आप में खुद ही एक डेरिवेशन है, लेकिन अगर ये पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, ताकि ये वाले वीडियो देख करके पता चल जाए कि कहाँ से आ रहा है ये। बाकी नहीं तो ये ख्याल ही रखना है, कोई डेरिवेशन से दूर दूर से मतलब नहीं, हम लोगों को ये याद रखना होगा ना। तो डी ऑप्टिकल जो होता है ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होता है। शुरुआत करते हैं। और S1A चूंकि एयर में चला है तो एयर का रिफ्रैक्टिवनेस हम मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो वही रहने वाला है, मतलब वो तो S1A ही रहेगा। जबकि जब हम लोग S1B और BS2 लिख रहे होंगे तो जो हम लोग ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ निकालेंगे उसमें लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से। कहानी को शुरुआत करते हैं भाई। एक बार ऐसा करते हैं कि ये जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉप किए इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आइडेंटिकल होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होगा। क्यों? ये साइड कॉमन है, ये आर सेम टू सेम, ये 90 ये 90, तो क्लियरली दोनों ट्राइंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब
S1b BH2 के बराबर होगा, मतलब हम लोग S1b अगर निकाल ले, डबल कर ले, तो हम लोगों को S1b प्लस S2b भी मिल जाएगा। ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल को एक बार दोबारा देखते हैं। इस वाले ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, एक मिनट, अगर हम लोग इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, ये कुछ ऐसा सा बनेगा, ये लेंथ है t, ये वाला जो एंगल है वो हो गया है r, और यही है हम लोगों का S1b जो कि हम लोगों को पता लगाना है। ध्यान से देखते हैं, अगर हम लोग इसके हिसाब से चले, r के हिसाब से तो ये बेस है, r के हिसाब से ये हाइपोटेनस है क्योंकि 90 डिग्री के सामने मिल रहा है, तो बेस और हाइपोटेनस मतलब सबसे अच्छा है कि हम लोग कॉस लगा ले, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस r इज इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो क्लियरली यहाँ से दिखेगा कि जो S1b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t बाई में cos r, ठीक है ना। S1b जो होगा वही BH2 भी होगा, तो दोनों जोड़ दे रहे हैं, जोड़ देंगे तो डबल हो जाएगा कितना, 2t बाई में cos r। ये तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है भाई, ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम लोग को म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस S1a की बात करते हैं, ये 90 डिग्री है, ये i है, तो ये 90 माइनस i, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, i के हिसाब से चलेंगे तो ये काम करेगा परपेंडिकुलर का, ये काम करेगा हाइपोटेनियस का, ठीक है। तो आई के सामने ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस, तो अच्छा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मतलब साइन लगाना अच्छा है। साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर S1a जो कि पता करना है, डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस मतलब कितना, S1 S2। तो यहाँ से S1a क्या आ जाएगा, S1a आ जाएगा S1 S2 इंटू में क्या हो जाएगा, साइन आई, ठीक है। अब दिक्कत फिर एक और है कि भाई S1 S2 भी तो नहीं पता है, ध्यान देते हैं हम, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी और ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे, अगर ये और ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो अगर हम ये निकाल ले, डबल कर देंगे तो S1 S2 आ जाएगा। अब ये निकालना है, क्या लगाना ठीक है भाई, लगाना ठीक है tan r, क्योंकि अगर हम इसी ट्राइंगल में चले, अगर हम लोग का टास्क है ये निकालने का, इसको हम लोग कुछ और मानते हैं, लेट से x मान लेते हैं ना, तो क्या लगाना ठीक है, लगाना ठीक है tan r। tan r क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर x बाई बेस कितना t, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, t इंटू में tan r, लेकिन ये आया ना x, ये भी तो वही होगा, x ही होगा, S1 S2 हमको चाहिए तो डबल करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2t इंटू में क्या हो जाएगा, tan r, ठीक, 2t इंटू में tan r, यहाँ तक कहानी ठीक है। अब ये हम लोग को मिल चुका है 2t tan r, किसकी वैल्यू, S1 S2 की वैल्यू, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आई से, तो ये हो जाएगा साइन आई। ये आ गई हम लोगों की ओवरऑल वैल्यू। क्या किया जाए भाई, एक तो हम लोग इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ भी लगा सकते हैं, इस पॉइंट पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगाएं तो देखो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा, एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर ले, हाँ, यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा, स्नेल्स लॉ लगाने से क्या फायदा होगा उसको देख लेते हैं एक बार, कि भाई ये है आई, ये वाला है आर, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, साइन आई इक्वल साइन आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। तो साइन आई की जगह अगर हम म्यू साइन आर लिखें तो क्या म्यू टी, टू म्यू टी कॉमन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी म्यू आ जाएगा, तो अगर हम लोग कॉमन ले ले किसको, टू म्यू टी को, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 cos r माइनस 2 म्यू टी चला गया, यहाँ पे क्या लिखे थे हम लोग, म्यू साइन आर, तो एक तो साइन आर बचा रहा, साइन आर, और tan r को हम क्या लिख सकते हैं, साइन आर बाई में cos r होगा। अब साफ साफ दिखना चाहिए कि cos r भी कॉमन हो जाएगा डिवाइडेड में ना, तो अगर हम लोग कॉमन ले लें, 2 म्यू टी ऑलरेडी कॉमन है, डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है हम लोगों का, cos r, तो 2 म्यू टी बाई में cos r, अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर आर, एक cos कटेगा, पाथ डिफरेंस जो निकल के आएगा वो हो जाएगा कितना, 2 म्यू टी इंटू में cos r, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि ये दोनों जो रेज जा रही हैं उनमें जो पार्ट डिफरेंस है वो 2 म्यू टी cos r के बराबर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है, और इन्हीं रिजल्ट्स का इस्तेमाल करना होगा। फिर से मैं बात बोल दे रहे हैं कि कई बार हम लोग सब कुछ देख रहे थे कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस चलेंगे, तो कहानी बहुत गड़बड़ हो गई। यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, 2 म्यू टी cos r, बहुत स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस नहीं चलेंगे। कोई अगर ऐसा बच्चा दिख रहा है जो उसको तैयारी करनी है या वो कर रहा है तो मुझसे क्लियर बोल रहे कि भाई तुम सब कुछ पढ़ो, कुछ छोड़ना नहीं है। अब इतना डीप डाउन इस पे क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन आ गया, मैं ऑलरेडी बताया कि कैसा क्वेश्चन आया जेईई मेंस पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर देख लेना है, और इस रिजल्ट का हम लोगों को यूज करना है, क्लियर ना। पहली बात, एक और चीज हम बोले बीच में कि जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर रे जो है वो बहुत ज्यादा करीब हो जाए नॉर्मल के, तो आई भी बहुत कम होगा, आर भी बहुत कम होगा, और अगर एंगल बहुत छोटा होता है तो उस केस में जो साइन थीटा होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं थीटा, और जो कॉस थीटा होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं 1। तो अगर बहुत नियरर टू द नॉर्मल होगा तो जो कॉस आर होगा उसकी जगह पे हम लोग 1 रख लेंगे,
तो अगर रे बहुत नियरर टू द नॉर्मल हो तो जो पाथ डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2 म्यू टी हो जाएगा। क्लियर ना? बाकी हाँ, मिनिमम मैक्सिमा की बात है तो मिनिमम मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं भाई। मिनिमम मैक्सिमा के केस में अभी भी हम लोग वही पुरानी बातचीत लेके चलेंगे जो हम लोग यंग डबल स्लिट में पढ़ते हैं, कि अगर कभी भी मैक्सिमा निकालना होगा तो पाथ डिफरेंस को एन लैम्डा के बराबर, और कभी भी हम लोगों को मिनिमा निकालना होगा तो पाथ डिफरेंस को 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर लेंगे। मतलब दोनों चल सकता है, 2n - 1 इंटू लैम्डा बाई 2 चल सकता है, डिपेंडिंग कि हम n की वैल्यू कहाँ से शुरू कर रहे हैं। जैसे अगर कोई n का वैल्यू 0 से शुरू किया है तो ये यूज करना है, अगर ये वाला यूज करें तो n का वैल्यू 1 से शुरू करेंगे। क्लियर है ना?